हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसन फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में, जो आगामी मंथ यानी 13 मई 2023 को लगने वाली है। उसमें क्या आप बिना पैसे के अपना सेटलमेंट करवा सकते हैं, समझौता करवा सकते हैं, अपने लोन को खत्म करवा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप लोक अदालत के बारे में समझेंगे। वैसे तो जो नोटिस आ रहे हैं वो सारे साल आते रहते हैं। चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं, 99% फेक नोटिस भेजते हैं। लोक अदालत का भी फेक नोटिस भेज देते हैं और अन्य तरह के भी लोगों के पास फेक नोटिस भेजते हैं। साथियों, सबसे पहले लोक अदालत के बारे में समझे। लोक अदालत में का नोटिस, फॉर एग्जाम्पल, लोक अदालत का नोटिस आपके पास आया, आप लोक अदालत में नहीं गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोक अदालत का नोटिस आपके पास आया, आपने नोटिस रिसीव ही नहीं किया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोक अदालत का नोटिस आया, आप चले गए वहां पे और आपने जाके वहां पे सेटलमेंट नहीं की, समझौता नहीं किया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोक अदालत में किस किस तरह के लोन सेटलमेंट होते हैं? पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, किसी भी तरह का लोन लोक अदालत में सेटलमेंट हो सकता है। या बिजली, पानी, सीवरेज का कोई बिल का आपका डिस्प्यूट है गवर्नमेंट के साथ, वो हो जाता है। या कोई इंश्योरेंस का डिस्प्यूट है, वो हो जाता है। या जो भी ऐसा केस जो कंपाउंडिंग है, मतलब समझौता योग्य जो भी केस है, वो सभी लोक अदालत में जाके कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है, समझौता हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि आप क्या खुद से ही लोक अदालत में जा सकते हैं? उसका जवाब है हां, आप लोक अदालत में डायरेक्ट भी जा सकते हैं अपने लोन को सेटलमेंट करवाने के लिए। पर मेरी डिसेंट एडवाइस ये है कि आपको कभी भी लोक अदालत में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, सामने से लोक अदालत को अप्रोच नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सेटलमेंट तो आपकी हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज तो आपका हो जाएगा अगर 5, 7, 10 महीने हो गए आपने पैसे नहीं दिए हैं तो, लेकिन डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा। आप वेट करें, वो ही लगी फटने, खैरात लगी बटने, खुद से ही लोक अदालत में जाएंगे। अगर आप लोक अदालत में चले गए, वहां सबसे पहले ध्यान रखने योग्य क्या बात है, ये वहां स्टॉल लगा के रखते हैं, आपको टेलीफोनिकली बुला लेते हैं, भाई यहां पे आ जाओ। वहां पे फार्म रखते हैं, बहुत से चवन्नी छाप भी बैठे रहते हैं कई बार, भाई इस फार्म पे साइन कर दो। उस फार्म पे या किसी भी पेपर के ऊपर साइन ना करें। अगर आपने कर दिए तो ये उसको कोर्ट में ले जाएंगे और ये कहेंगे भाई तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए रेडी है जी, तैयार है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो हमेशा ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें, ईएमआई में सेटलमेंट ना करें कभी भी, जिसको बैंकिंग की भाषा में रेगुलर सेटलमेंट कहते हैं। अगर आप रेगुलर सेटलमेंट करेंगे तो 99% चांस है कि आप फंसेंगे। अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन 5 लाख रुपए में, 2.5 लाख में भी सेटलमेंट कर लिया और 5 ईएमआई में कर लिया, जिसको रेगुलर सेटलमेंट कहते हैं, आपने 4 ईएमआई पूरे टाइम पे दे दी और 1 ईएमआई लास्ट वाली टाइम पे नहीं दी गई, 1 दिन लेट हो गया, तो ये उस सेटलमेंट को कैंसिल कर देंगे। कह देंगे जो इसमें टर्म कंडीशन लिखी गई थी वो आपने मानी नहीं, तो ये सेटलमेंट कैंसिल होगी। अब फिर दोबारा से वो 2 लाख रुपए ब्याज पेनल्टी जुर्माने में काट के फिर दोबारा से पैसे मांगेंगे। जब भी आपके पास पैसा हो सफिशिएंट अमाउंट ओटीएस के लिए, मतलब लोक अदालत में 75% तक भी डिस्काउंट मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आपका लोन किस तरह का, किस नेचर का आपका लोन है और कितना टाइम से डिफॉल्ट हुआ है। जितना ज्यादा मैक्सिमम टाइम से डिफॉल्ट हुआ होगा उतना ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। डरे घबराए नहीं, लोक अदालत में जाएं या ना जाएं आपकी मर्जी है। चले जाएं तो किसी पेपर पे साइन ना करें,
अगर आपकी रेंज में आ रहा है, आप सर्टिफाई हैं, आप संतुष्ट हैं, जितने में आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, ये उतने ही रेट में राजी है, उतना ही पैसा लेने के लिए तैयार है, तो आप जज साहब के सामने जाके वहीं पे अपने बयान दे के और वहीं पे ही पेपर के ऊपर साइन करें। फिर आपके साथ कोई चीटिंग, कोई ठगी नहीं हो सकती। लोक अदालत में जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एडवोकेट की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, और जो वहां पे डिसीजन आ जाता है उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका लोअर कोर्ट में केस चला हुआ है और आप उससे संतुष्ट नहीं है या बैंक एनबीएफसी कंपनी सर्टिफाई नहीं है, तो सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। सेशन कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी नहीं संतुष्ट है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोक अदालत में सेटलमेंट कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया, और वहां से जो डिसीजन आएगा, जो फैसला आएगा, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आएगा, दोनों पार्टियों की सहमति से आएगा, ना उसमें किसी की हार होगी ना उसमें किसी की जीत होगी, और जो वो फैसला आएगा उसको देश की किसी भी अपर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो जागरूक रहे, अवेयर रहे, सिर्फ दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट पहले आपका बेलेबल वारंट इशू करेगी, इग्नोर कर रहे हैं तो नॉन बेलेबल करेगी, फिर भी नहीं जा रहे हैं तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा आपको घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें अगर आपको पीओ घोषित कर दिया गया तो उसके बाद पुलिस आपको अरेस्ट करके उसी स्टेट की जेल में बंद करेगी जिस भी स्टेट में आपके ऊपर इन्होंने केस किया है। ज्यादातर अदर स्टेट में आपके ऊपर केस करते हैं, सेम स्टेट में चेक बाउंस का केस नहीं करते। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करते, हल्के में नहीं लेते, तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या किसी भी तरह का आपके पास ऐसा नोटिस सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, इसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी आप इसको इग्नोर ना करें। इसको इग्नोर करेंगे तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लाखों आदमियों की प्रॉपर्टी को कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है, क्योंकि उनको अपने राइट्स नहीं पता। सरफेसी एक्ट या कोई भी एक्ट हमारे देश में ऐसा नहीं आ सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे, जो आपके संवैधानिक अधिकार हैं, जो एज ए कॉमन मैन भी आपको संविधान ने दिए हैं, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। जब भी ऐसी कोई, अगर आपकी 4-5 EMI डिफॉल्ट हो गई है तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ चुका होगा, 13(2) का, 13(4) का। अगर 2 EMI डिफॉल्ट हुई है तो 3 के बाद आ जाएगा, एनपीए में डाल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। अगर आज तक आपकी EMI पूरी है, फ्यूचर में आपको लग रहा है नहीं दे पाएंगे, किसी भी वजह से फाइनेंशियल डाउन है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन करेंगे, बोली करेंगे, सेल करेंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेचेंगे। 3 महीने के बाद आपके लोन को एनपीए में डालेंगे और उसके बाद वो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस भेजेंगे और आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर देंगे। लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। जैसे ही ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आए या आने वाली हो, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, न किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या
टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने है क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।